दिन भर तारीख 3 मई दिन मंगलवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। राजस्थान के जोधपुर में ईद की सजावट को लेकर हुई हिंसा के बाद तनाव। सरकार के बेजा हस्तक्षेप के कारण, दबाव के कारण से राजस्थान भर में जिस तरह का क्रम इस तरह की घटनाओं का चल रहा है, उनके चलते उसी के मार्ग पर जोधपुर भी आगे चला है। जर्मनी के बाद प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क में। मोदी यूक्रेन पर बोले, हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। और म्यांमार में स्थानीय नागरिकों का मिलिशिया देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ रहा है। शाम के 7:30 बज चुके हैं और आप सुनना शुरू कर चुके हैं बीबीसी हिंदी सेवा का डिजिटल कार्यक्रम दिन भर। स्वागत, अभिनंदन। फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच तत्काल युद्ध विराम की अपील की है। अपने डेनमार्क दौरे के दौरान मोदी ने कहा कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग बंद हो, दोनों देश बातचीत और डिप्लोमेसी का रास्ता अपनाएं और शांति कायम करें। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि भारत रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेगा। इसराइल और तुर्की के संबंधों में घनिष्ठता के नए संकेत लगातार मिल रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान ने इसराइल के लोगों की समृद्धि और बेहतरी की शुभकामनाएं दी हैं। ये शुभकामना संदेश उन्होंने इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को भेजा है। इसराइल की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एर्दोगान ने ये शुभकामना संदेश इसराइल के स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले भेजा है। 2 मई को एर्दोगान ने हर्जोग से बात की थी। हर्जोग ने एर्दोगान को ईद उल फितर के लिए शुभकामनाएं दी। हर्जोग ने हाल में तुर्की की राजधानी अंकारा में एर्दोगान से मुलाकात की थी। साल 2008 के बाद किसी इसराइली नेता की ये पहली तुर्की यात्रा थी। त्रिपुरा में सोमवार को ऊनाकोटी जिले में सुरक्षा बलों ने 24 रोहिंग्या अप्रवासियों को हिरासत में लिया। मंगलवार को पुलिस ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर बीएसएफ ने 3 कारों को रोका। इनमें सवार लोग कुम्हार घाट से कैलाशाहार की ओर जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक किशोर देव वर्मा ने पीटीआई को बताया कि ये लोग 3 कारों से जा रहे थे। पुलिस ने इनके रोहिंग्या अप्रवासी होने का पुलिस को शक हुआ, लिहाजा उन्हें रोक लिया गया। पूछताछ के लिए उन्हें थाने ले जाया गया। इनमें से 3 लोगों ने यूएन की ओर से जारी अपने रिफ्यूजी कार्ड दिखाए। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उनमें 10 बच्चे भी हैं। जिन लोगों के पास रिफ्यूजी कार्ड है, अगर उनके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं है तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। शंघाई केयर होम के एक बुजुर्ग मरीज को मृत समझकर उसके शरीर को पैक कर गाड़ी में लादने का एक वीडियो सामने आने के बाद चीनी जिला अथॉरिटी ने 4 अधिकारियों को नौकरी से निष्कासित कर दिया है। रविवार को इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया जिसमें 2 लोग जो शवगृह के कर्मचारी थे वो शव को गाड़ी में रखते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में कर्मचारी बैग को खोलते हुए दिखते हैं और उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि मरीज अभी जिंदा है। इस घटना से चीनी सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया। अमेरिकी सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सरकार को कीव में सत्ता से बेदखल करने की कोशिशों में नाकाम होने के बाद रूस पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाकों को जल्द हड़पने की योजना पर काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप में अमेरिका के राजदूत माइकल कारपेंटर ने कहा कि हाल की रिपोर्ट के अनुसार हमारा मानना है कि रूस डोनेट्स्क पीपल रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल रिपब्लिक को अपने में मिलाने की कोशिश करेगा। रिपोर्ट कहती है कि रूस की योजना 15 मई के आसपास जनमत संग्रह कराना है। माइकल कारपेंटर ने कहा कि अमेरिका का यह भी मानना है कि रूस ऐसी ही योजना यूक्रेन के तीसरे क्षेत्र खेरसोन के लिए भी बना रहा है। समाचार एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार खेरसोन में हाल के दिनों में रूस ने अपनी पकड़ मजबूत की है और वहां के लोगों को रूबल मुद्रा अपनाने के लिए मजबूर किया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और अब आज का दिन भर कार्यक्रम।
राजस्थान के जोधपुर में ईद के मौके पर जमकर बवाल के बाद तनाव बना हुआ है। प्रशासन ने जोधपुर के 10 इलाकों में बुधवार तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। जालोरी गेट इलाके में 2 समुदायों में हिंसक झड़प होने के बाद प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। दरअसल ये विवाद सोमवार रात से शुरू हुआ, जब परशुराम जयंती को लेकर एक समुदाय ने झंडे लगाकर सजावट की थी और आरोप है कि दूसरे समुदाय ने झंडे हटाकर अपने झंडे और लाउड स्पीकर लगा दिए। इसके बाद मंगलवार को ईद की नमाज के बाद फिर झंडे को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह का तांडव जोधपुर में हुआ है, जोधपुर में कभी इस तरह की परंपराएं नहीं रही है, लेकिन सरकार के बेजां हस्तक्षेप के कारण, दबाव के कारण से राजस्थान भर में जिस तरह का क्रम इस तरह की घटनाओं का चल रहा है, उनके चलते उन्हीं उसी के मार्ग पर जोधपुर भी आगे चला है। जब हम सोनारों का बास में पहुंचे, घरों में घुस करके लोगों के साथ में अत्याचार हुआ था, उनके सिर फोड़ दिए गए थे, उनकी महिलाओं के साथ में अपमानजनक व्यवहार किया गया था, तेजाब की बोतलें फेंकी गई थी। उसके बाद में भी ऐसा सब करने वाले एक राय होकर के चौक में एकत्रित होकर के मजहब विशेष के नारे लगाते हैं और पुलिस फिर भी खड़े होकर के उनको खदेड़ने के बजाय उनको रोक करके वहां खड़ी थी। तो ये आवाज आप सुन रहे थे गजेंद्र शेखावत की। जोधपुर के पुलिस आयुक्त नवज्योति गोगोई ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। मुझे लगता है हम इसको ये लॉ एंड ऑर्डर स्थिति जो है बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को चिन्हित किया आपने, ये विवाद जो बवाल हुआ है इसको लेकर जो भी केस दर्ज होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैर कानूनी काम किया है जो जिसपे कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। आज सुबह जो घटनाक्रम हुआ सर, उसको लेकर के क्या है? घटनाक्रम आज सुबह भी कुछ परिस्थिति ऐसी हुई थी, बट हमने उसको अपना कार्रवाई करते हुए उसको नियंत्रण किया। आप प्रसंज्ञान लेंगे या जो है जनता की एफआईआर का इंतजार करेंगे, या आप प्रसंज्ञान? हम भी लेंगे और जनता का भी अगर जिसके तरफ से भी हमारे पास रिपोर्ट आएंगे हम एफआईआर दर्ज करेंगे और हम अपने तरफ से भी करेंगे। धारा 144 को लेकर क्या नहीं, ये तो पहले से ही लागू है और बिल्कुल जो ये त्योहार में जुलूस ये निकालते ये परमिशन के तहत होता है, बट उस पर हम बिल्कुल अभी इसीलिए हमने इतना सारा पुलिस पेट्रोलिंग और बाकी व्यवस्था किए हूँ जाते इसको पालना हम करा पाए। 10 दिन पूर्व भी आपने लेटर जारी कर दिया था, चौराहे पे किसी तरह का कोई भी श्रृंगार नहीं किया जाएगा, झंडे नहीं लगेंगे, उसके बावजूद भी इस तरह का घटनाक्रम हुआ सर। उसको हम इसीलिए देख रहे हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे जोधपुर के पुलिस आयुक्त नवज्योति गोगोई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी संप्रदायों से सद्भाव कायम करने की अपील की है। तनाव हिंसा का माहौल हित में नहीं है जोधपुर वासियों के भी, और जो लोग फिर भी ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा। ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं और समय रहते हुए मैं समझता हूँ कि सबको समझना चाहिए कि सब मिलजुल करके जो हमारा भाईचारा बनाए रखें। ये मेरी बहुत मार्मिक अपील है। जो मैंने सुना है कि वहाँ पर कुछ लोगों ने और कुछ नेताओं को मैं अपील करना चाहूंगा, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी नेता हो, कि जो राजनीति में कार्यकर्ता है या नेता है, जनप्रतिनिधि है किसी पार्टी का हो, पहला उसका धर्म होता है कि कैसे वो अपनी पार्टी के लोगों को, अपने मिलने वाले लोगों को, सबको संदेश करे कि किसी भी कीमत पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए तमाम पार्टी के लोग एकजुट रहेंगे। ये मैं उनसे अपील करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कार्यक्रम में शामिल करते हैं अपने सहयोगी मोहर सिंह मीणा को। मोहर सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को इस पूरा घटनाक्रम बताइए कि ये हुआ क्या और अब क्या स्थिति है। सर, ये असल में 2 मई को रात में 3 मई को सुबह होने वाली नमाज को लेकर तैयारियां की जा रही थी। उसमें लाउड स्पीकर लगाए जा रहे थे, झंडे और बैनर लगाकर जारोली जो गेट है वहां उस सर्कल को सजाया जा रहा था। उस दौरान कुछ लोगों ने वहां लगी बाल मुकुंद बिस्सा की प्रतिमा के पास एक जो अपना केसरिया ध्वज था उसको हटाए जाने को लेकर विरोध किया।
जिसके बाद जो लोग लगे हुए थे सजाने में, समुदाय विशेष के लोग, उनके बीच आपसी बहुत विवाद हुआ, दोनों तरफ से पथराव हुआ और पूरा ये घटनाक्रम लगभग 11:30 बजे रात में हुआ 2 तारीख को। पुलिस मौके पर पहुंची, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और संवेदनशीलता देखते हुए मसले की तो सबसे पहले इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उनको बंद कर दिया गया। उसके बाद लगातार पुलिस ने कोशिश की कि जो विरोध जो कर रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे, जो दोनों ही तरफ के लोग थे, उनको किसी तरीके से रोका जाए। तो इसके लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े और लगातार हल्का लाठी चार्ज भी किया। कुछ लोग आपस में ही मतलब इस तरीके का माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे कि जो घटना जो है उसको और ज्यादा उग्र किया जा सके। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं सभी दोनों पक्षों के लोगों को पीछे की ओर धकेल दिया, जिससे कुछ देर मामला शांत रहा। धीरे धीरे लेकिन चलते हुए तकरीबन रात 1:30 बजे तक इस तरह 2 से 3 बार आपस में झड़प हुई और ये मामला इस तरह से चलता रहा। आखिर में जो सुबह ईद होनी थी, नमाज होनी थी ईद की, उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस में ऐसी आशंका थी कि जो ये करौली में जैसा कि बीते दिनों हुआ था, तो पुलिस को आशंका थी कि ऐसा कहीं मामला बढ़ सकता है। तो उसको लेकर अतिरिक्त पुलिस बल वहां तैनात किया गया। जोधपुर जो आईजी है रेंज, वो मौके पर पहुंचे और पूरा जो सुबह की नमाज होनी थी उसको लेकर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था जो है पुलिस की ओर से की गई। सुबह नमाज होती है, शांतिपूर्वक नमाज हुई, पूरा पुलिस का जाब्ता लगाया गया, बहुत शांतिपूर्ण सब कुछ रहा। लेकिन अचानक से नमाज खत्म होने के बाद फिर मौके जो घटना स्थल था, वो असल में जो जारौली गेट जिसकी चर्चा हो रही है, वो सर्कल, वो उसके नजदीक में ही ईदगाह जगह है। असल में वहां नमाज हमेशा से अदा होती रही है, वो बेहद नजदीक है घटनास्थल से। तो वहां लोग पहुंचे और उसके बाद जो है फिर से उसको लेकर विवाद हुआ। जो बड़ी संख्या में लोग एकजुट थे वो उग्र हो गए दुकानों में और काफी तकरीबन 20 वाहनों में, पुलिस वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई। वहां जो झंडा लगाया हुआ था वो असल में केसरिया झंडा था। तो उसको कहीं ना कहीं जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए और मामला शांत कराने के उद्देश्य से वहां तिरंगा झंडा लगा दिया। जी, तो अभी स्थितियां जो है वो नियंत्रण में हैं। अभी हमारी डीजीपी, राजस्थान के पुलिस डीजीपी है एमएल लाठर, उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया है और इस पूरे घटनाक्रम में 39 लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहर सिंह मीणा जी। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। राज ठाकरे ने 1 मई को जिस रैली में भाषण दिया था, उसके आयोजकों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने रैली का वीडियो देखने के बाद राज ठाकरे और रैली आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज किया। और जानकारी के लिए बीबीसी संवाददाता वात्सल्य राय ने बात की बीबीसी मराठी संवाददाता श्रीकांत बांगले से। तो राज ठाकरे जी ने औरंगाबाद में जो उनका सभा हुआ था, उस सभा में कुछ वक्तव्य किए थे, उसके खिलाफ अभी राज्य सरकार एक्शन मोड में आ गई है। महाराष्ट्र के पुलिस ने, औरंगाबाद पुलिस ने राज ठाकरे और वो सभा के जो आयोजन करते थे उनके खिलाफ आईपीसी के 116, 117, 153 और 135 जो कलम है वो यूज करके उनके खिलाफ अभी केस दर्ज किया हुआ है। जब मैं आके पुलिस ऑफिसर से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि पब्लिक के सामने भड़काऊ भाषण देना, सार्वजनिक शांतता को डिस्टर्ब करने का प्रयास करना, ये कुछ प्रावधान उस कलम में है, उस आर्टिकल्स में है। उस आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए राज ठाकरे और आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और दूसरी बात यह है कि मुंसे के जो भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी है, चाहे वो मुंबई के हो, पुणे के हो या औरंगाबाद के हो, सबको भी पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है। क्योंकि राज ठाकरे ने 4 मई का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने अपनी सभा में कहा था कि अगर मस्जिद के ऊपर की जो लाउड स्पीकर है वो उनको नहीं निकाला गया तो हम उन मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा करेंगे, महाआरती करेंगे। तो कल वो आज शाम को अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा, कल 4 मई है। तो पुलिस ने अपनी जो नोटिस दिया है उस नोटिस में लिखा है कि अगर मनसे के कार्यकर्ता किसी भी तरह से सार्वजनिक शांतता भंग करने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसा काम करेंगे जो कानून के बाहर होगा, तो हम कानून की तरफ से उन पे कार्रवाई करेंगे। जी श्रीकांत, एक पुराना मामला भी राज ठाकरे के खिलाफ था जिसमें उनके खिलाफ
एक गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। क्या है वो मामला? ये 2008 साल का मामला है, जब राज ठाकरे जी ने परप्रांतीय जो थे, बिहार यूपी से महाराष्ट्र आने वाले जो लोग थे, काम के लिए आते थे, उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। और उसके बाद मुंबई के कल्याण में तोड़फोड़ हुई थी, कुछ हिंसा की घटनाएं घटी थी। तो राज ठाकरे जी को कल्याण में गिरफ्तार किया गया था। उस गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के इतर जगह भी मनसे के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने तोड़फोड़ की थी। ऐसी घटना सांगली जिले के शिराला गांव में हुई थी महाराष्ट्र के। तो उस वक्त जो तोड़फोड़ करने वाले थे तानाजी सावंत करके कार्यकर्ता थे सांगली के, तो उनके खिलाफ और राज ठाकरे जी के खिलाफ भी गुन्हा दाखिल किया गया था सांगली में। तो अभी उसके बाद उस केस का हियरिंग हो रहा था, पर राज ठाकरे को जो भी डेट्स दिए गए थे उस डेट्स को अब्सेंट रहते थे कंटिन्यूसली, वो कभी हियरिंग के लिए आए नहीं। तो उसका ख्याल रखते हुए सांगली के कोर्ट ने राज ठाकरे जी के खिलाफ अजामीन पत्र अटक वारंट जारी किया है। ये था आज का अपडेट। दूसरी ओर मनसे के जो नेता है उनसे भी हमने बात की। उन्होंने कहा कि सरकार दरबशाही कर रही है, हुकुमशाही कर रही है, पर हम सरकार के सामने झुकने वाले नहीं है। तो अभी फिर से राज ठाकरे जी ने जो नया मुद्दा उठाया है, उस मुद्दे के ऊपर से सरकार और मनसे, शिवसेना और मनसे, महाराष्ट्र सरकार और मनसे फिर से आमने सामने आई हुई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। 3 यूरोपीय देशों की यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंचे। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। हवाई अड्डे पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सेन ने उनकी अगवानी की। पीएम मोदी ने कोपेनहेगन पहुंचने पर ट्वीट किया, कोपेनहेगन पहुंच गया हूं, गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रधानमंत्री का मैं आभारी हूं। ये यात्रा भारत डेनमार्क संबंधों को और मजबूत बनाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस बैठक में दोनों देशों के ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में हुए विकास का रिव्यू किया गया। दोनों नेताओं ने स्किल डेवलपमेंट, क्लाइमेट, रिन्यूएबल एनर्जी, आर्कटिक, P2P संबंध जैसे मुद्दों पर बात की। इसके बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन जंग को रोके जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि डेनिश पीएम के साथ बैठक में उन्होंने इस युद्ध के मसले पर भी चर्चा की। दोनों देशों का यही मानना है कि रूस और यूक्रेन को बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हम आशा करते हैं कि इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उस पर नेगोशिएशंस यथाशीघ्र संपन्न होंगे। हमने एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। हमने यूक्रेन में तत्काल युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की कि यूक्रेन में तुरंत युद्ध रुके। म्यांमार की सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों से बने मिलिशिया से उन्हें ये चुनौती मिल रही है। ये मिलिशिया देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ रही है। पिछले साल फरवरी में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद बड़े पैमाने पर उनके विरोध में शुरू हुआ प्रदर्शन अब एक हथियारबंद विद्रोह बन चुका है। केंद्रीय म्यांमार में केवल महिलाओं से बना एक गिरोह है जो सैन्य सरकार को गिराने के मोर्चे का हिस्सा है। बीबीसी को उनके बेस कैंप पर जाने का मौका मिला। बीबीसी संवाददाता रेबेका हंशेक की रिपोर्ट सुनिए दिव्या आर्य से। ये है महिलाओं की पीपल्स आर्मी। म्यांमार में दोबारा लोकतंत्र की स्थापना के लिए इन्होंने हथियार उठाए हैं। सैन्य तानाशाहों ने मानवाधिकार के सारे कानून तोड़े, हिंसा की, गोलीबारी की और लोगों को मारा। तब हमें एहसास हुआ कि हमें इनके खिलाफ हथियार उठाने होंगे। महुरा की गांव में एक दुकान थी। अब वो ग्रुप की कई लीडर्स में से एक हैं। संघर्ष से जुड़ने का मतलब था कि अपने बच्चों से अलग होना। मैंने अपने दोनों बच्चों को कहा कि मैं विद्रोह में शामिल होने जा रही हूँ और मैं तुमको अब नहीं देख पाऊंगी। अगर मैं वापस नहीं आ पाई तो अफसोस मत करना। फक्र करना कि तुम्हारी माँ बहादुर थी जिसने उस विकल्प को चुना जिसे बाकी शायद न चुनते।
सावधान रहना और मेरे आदेश के बिना कुछ मत करना। इस विद्रोह का ज्यादातर फंड दान किए गए पैसों से आता है, तो चीजों की कमी भी है। इन औरतों को जो भी पैसे मिल रहे हैं उसे वो बम बनाने में इस्तेमाल कर रही हैं। इन बमों को वो म्यांमार के सैन्य ठिकानों को तबाह करने में इस्तेमाल करती हैं। डायना 21 साल की हैं और गिरोह की मुख्य बम मेकर हैं। आप गोली से एक ही इंसान को मार सकती हैं, पर बम कई सारों को मार सकता है। हम इससे कार उड़ा सकते हैं, इसलिए मैंने इसे चुना। जनरल मिंग अनलाइंग ने इस विद्रोह को कुचलने की कसम खाई है। म्यांमार की सेना गांव में हिंसक रेड डाल रही है। वो स्थानीय गुप्तचरों पर निर्भर रहते हैं जो बताते हैं कि विद्रोह करने वाले कहाँ हैं। और अब महूरा को पता चला है कि उनके बहुत करीब कोई गुप्तचर है। वो उसके घर धावा बोलने के लिए एक टीम बनाती हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पहले ही कई चेतावनी वाले खत वहां भेजे थे। सावधान रहना और मेरे आदेश के बिना कुछ मत करना, महूरा अपनी टीम से कहती हैं। हमारे कुछ कॉमरेड इन इन्फॉर्मर्स की वजह से मारे गए, तो हम उन्हें इंसान तो बिल्कुल नहीं मानते और उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। उन्हें घर खाली मिलता है और इनके हाथ जो कुछ लगा उसे वो तबाह कर देते हैं। महूरा को अपनी बेटों से मिले हुए 6 महीने हो गए हैं। फोन पर महूरा अपने बेटों को गर्म कपड़े पहनने को कहती हैं क्योंकि ठंड बढ़ रही है। वो अपने बेटों से संयम रखने और इंतजार करने को कहती हैं। कैंप के मंदिर में वो अपने बेटों के लिए प्रार्थना करती हैं। हर कोई मरने से डरता है, कोई भी अपने परिवार से अलग नहीं रहना चाहता, पर म्यांमार में हम डर कर नहीं रह सकते। महूरा जल्द ही इस विद्रोह के खत्म होने की प्रार्थना करती हैं, पर यह लड़ाई लंबी चलने की आशंका है। म्यांमार के बाद अब श्रीलंका की अर्थव्यवस्था संकट से गुजर रही है और चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। हर रोज विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इस वजह से श्रीलंका के पर्यटन पर बड़ा बुरा असर पड़ा है। पर्यटन श्रीलंका के लिए कमाई का एक बड़ा जरिया रहा है। बीबीसी रिपोर्टर मणिकंदन की श्रीलंका से विशेष रिपोर्ट सुनिए प्रभात पांडे से। இந்த ஒரு டிசாஸ்டர்லமே ஃபர்ஸ்ட் अफेक्ट आगறது टूरिज्म इंडस्ट्री लास्ट रिकवर। किसी भी आपदा में पर्यटन उद्योग पर सबसे पहले असर पड़ता है और ये इंडस्ट्री सबसे आखिर में रिकवर होती है। 2019 அந்த ஈஸ்டர் அட்டாக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல்லா टूरिज्म ஃபுல்லா அப்படியே 2019 में ईस्टर पर हुए हमले के बाद श्रीलंका का पर्यटन उद्योग चौपट सा हो गया था। हम पर बुरा असर पड़ा था। हमने कई कर्मचारियों को खो दिया था। स्थिति सुधरने में 5-6 महीने लग गए थे। अप्रैल 2020 तक पर्यटन ठीक ठाक चला, फिर कोविड हो गया और लॉकडाउन लग गया। श्रीलंका में जो फॉरेक्स यानी विदेशी मुद्रा आती है उसका 13 से 15% पर्यटन उद्योग से आता है। श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर से करीब 5 लाख लोग जुड़े हैं, जिसमें ड्राइवर, होटल कर्मचारी, रेस्टोरेंट से जुड़े लोग, टूर गाइड और ट्रैवल एजेंट शामिल हैं। 2018 में जब श्रीलंका का पर्यटन चरम पर था तब 23 लाख पर्यटक यहाँ आए थे। इनमें से 4,24,000 भारतीय थे। भारतीय पर्यटकों से श्रीलंका ने 76 करोड़ 30 लाख अमेरिकी डॉलर कमाए। पोलैंड और स्विट्जरलैंड से लोग आकर रुके हुए थे, लेकिन बिजली गुल होने की वजह से उन्हें कमरों से बाहर आकर बैठना पड़ा। இலங்கை சுற்றுலாத்துறையில் இருப்பவர்கள் 3 விதமான மிக முக்கியமான கோரிக்கைகளை முன்வைக்கிறார்கள்। முதலாவது श्रीलंका के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोगों की 3 मुख्य मांगे हैं। पहली, ईंधन मुहैया होना चाहिए। दूसरी, लोन पर लगने वाला ब्याज कम होना चाहिए। और तीसरी ये कि बिजली कभी नहीं कटनी चाहिए। मेनली ना सिर्फ इंडियन मलेशिया इंडिया वाला ट्रैवल एजेंट है, मलेशिया वाला ट्रैवल एजेंट है, ना सिर्फ इंडियन एंड मलेशिया। मैं ज्यादातर भारतीय और मलेशियाई पर्यटकों के साथ काम करता हूँ। अब वो श्रीलंका आने से डरे हुए हैं क्योंकि श्रीलंकाई रेस्तरां में ना गैस है और ना खाना। अगर वो होटल में जाते हैं तो एसी काम तक नहीं करता। மொரிட்டோரியம் என்று சொல்லி ஒரு வருஷம் லீஸை பின்னால போட்டு தாரன்னு சொல்லி சகன காலன்னு சொல்லி தந்துட்டு हमसे कहा गया था वो लीज 1 साल के लिए बढ़ा रहे हैं,
लेकिन उन्होंने कार की पेनल्टी के रूप में 2,40,000 रुपए ले लिए। मेरे पास 2 कारें थी, अब मैंने दोनों बेच दी हैं और अब मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ। जब से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, श्रीलंका में आने वाले पर्यटकों की संख्या बेहद कम हो गई है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पर्यटकों को कोई खतरा नहीं है। Tourists are not impacted at all with the very peaceful protest. पर्यटकों पर कोई असर नहीं पड़ा है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण है। हाँ, कभी कभी असुविधा हो जाती है अगर कोई प्रदर्शन हो रहा हो और किसी वाहन को वहां से गुजरना हो। कुछ जगह बस पावर कट है, लेकिन पर्यटकों की बात करें तो उन पर कोई असर नहीं हुआ है। टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लोग कहते हैं कि अगर उद्योग फिर से उभरता है तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। श्रीलंका की हालत बड़ी खराब है। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन युद्ध की निंदा की है। मारियुपोल में बरसाए गए बमों से हुई तबाही और लोगों की तकलीफ का जिक्र करते हुए उन्होंने इस पर दुख जताया। युद्ध जहां भी होते हैं, सेनाएं बम बरसाती हैं तो पीछे रह जाती है तबाही और उसके निशान। क्या आप जानते हैं कि विनाश की कहानी लिखने वाले बमों का क्या है इतिहास? सुनिए गुरप्रीत सैनी से। बम शब्द सुनते ही तबाही का मंजर सामने आ जाता है, लेकिन ये कोई नई इजाद नहीं है। दुनिया में बम 11वीं सदी से मौजूद हैं। लेकिन 1911 में लीबिया पर बम गिराने से पहले तक बड़े पैमाने पर इससे हमले का रिकॉर्ड नहीं था। पहले विश्व युद्ध के दौरान कुछ हवाई हमले हुए थे, लेकिन उस समय तक हवाई उड़ानें इतनी विकसित नहीं हुई थीं कि युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर ऐसे हमले हो सकें। लेकिन 1937 में तस्वीर बदल गई। उस साल स्पेन के ग्योर्निका पर जर्मनी और इटली के विमानों ने आसमान से बम गिराए। इन बमों से जो तबाही मची, उसने पूरी दुनिया को भारी गुस्से से भर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेजी से बम विकसित किए गए। जर्मन लेफ्ट वेफ, जो जर्मनी के हवाई सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने ब्लिट्ज के दौरान SC-250 बमों का खूब इस्तेमाल किया। वहीं ब्रिटिश सेना के पसंदीदा बम थे ब्लॉकबस्टर। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी के बमबारी अभियान का नाम ब्लिट्ज था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बॉम्बरट हैरिस के तौर पर चर्चा में आए ब्रिटिश कमांडर सर आर्थर हैरिस का कहना है, कई लोग हैं जो कहते हैं कि बमबारी से आप कभी भी युद्ध नहीं जीत सकते, लेकिन ये भी सच है कि इस दावे को अभी तक आजमाया नहीं गया है। दरअसल बम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के सबसे कारगर हथियारों के तौर पर देखे जाते हैं। अकेले ब्लिट्ज के दौरान ही 29,000 टन बम गिराए गए थे। इनमें 43,500 लोग मारे गए थे। वहीं मित्र राष्ट्रों की बमबारी में जर्मनी के 80,000 लोगों की जान गई। बम किसी जगह की सूरत भी बदल देते हैं, या कह सकते हैं कि उसे बदसूरत कर देते हैं। बमबारी में ब्रिटेन का शहर कोवेंट्री चूर चूर हो गया था और जर्मनी का शहर ड्रेसडेन तो लगभग पूरी तरह जमींदोज हो गया था। 3 साल में इस शहर में 4,000 टन बम गिरा दिए गए थे। इस हमले में 25,000 लोग मारे गए थे। इनमें से अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही अमेरिका, सोवियत रूस और जर्मनी के बीच परमाणु बम बनाने की होड़ पैदा हो गई। बम बनाना वैज्ञानिक प्रतिभा का चरम था, लेकिन इसके पीछे भारी विनाश भी छिपा था। परमाणु बम भारी तबाही मचा सकते हैं। जब अमेरिका ने 1945 में जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया तो 1,20,000 लोग मारे गए थे। हजारों लोग रेडिएशन से मर गए। क्या इन भयावह बमों की वजह से दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ? इस पर विवाद है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि परमाणु युद्ध के मंजर ने दुनिया को वर्षों तक खौफजदा किए रखा। परमाणु युद्ध की तबाही को देखते हुए परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चले। कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट की चेयरपर्सन जॉन रुडोक ने 1982 में कहा था कि सच्चाई तो ये है कि ब्रिटेन जैसी घनी आबादी वाले देश में परमाणु हथियारों के होने से हम भी उतने ही जोखिम में हैं जितने दूसरे देश। हालांकि 1945 के बाद से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया भर में अब भी ये विकसित किए जा रहे हैं। आज के वक्त के कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स तो हिरोशिमा में गिराए गए बम की तुलना में 300 गुना तक ताकतवर हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश लाओस इस वक्त सबसे ज्यादा बमों से लैस देश माना जा रहा है। अपनी आबादी की तुलना में इस देश ने बहुत अधिक बम रखा है।
देसी बम भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। घरों में तैयार होने वाले इन बमों ने 1999 में सोहो और लंदन के दूसरे हिस्सों में भारी तबाही मचाई थी। इन बमों के हमले में 3 लोग मारे गए थे। इसके साथ ही आज के दौर में सुसाइड बॉम्बिंग का भी खौफ मौजूद है। आज के युद्ध में हमलावर के लिए ड्रोन हमले कम खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन जिन पर हमला होता है उन पर ये बेहद खतरनाक साबित होता है। ड्रोन का जल्दी पता नहीं चलता, ये अचानक हमले करते हैं। तो ये है बमों का इतिहास। और अब दिन भर का ये अंक यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। आज इस प्रोग्राम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे राजेश चौहान। कल तक यानी कि कल जब आपसे मुलाकात होगी तो यही कार्यक्रम हम लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को विदा दें। नमस्कार।